जड़ी बूटी विज्ञान का नए सिरे से अनुसंधान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अन्न, शाक और फल आहार के प्रमुख अंग हैं। आहार से ही रक्त मांस बनता है। उसी के सहारे पुरुषार्थ करना और जीवित रहना बन पड़ता है। अस्तु आहार की अनिवार्यता और महत्ता निर्विवाद है। इसी श्रृंखला में एक कड़ी जड़ी बूटियों की और जुड़ती है। परमेश्वर की अनेकानेक महती अनुकंपाओं में से एक यह भी है कि रोगों के निवारण और सामर्थ्य के अभिवर्धन हेतु बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी जहां तहां उगती हैं। उनके आधार पर मनुष्य अपने आरोग्य संबंधी समस्याओं का समाधान सहज ही कर सकता है। खनिज संपदा का जीवन क्रम में कितना महत्व है, यह सभी जानते हैं। धातुएं, रसायन, कोयला, तेल आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुएं भूगर्भ से मिलती हैं। वे ना हो तो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, उसे सभी जानते हैं। ठीक यही बात जड़ी बूटियों के संबंध में भी कही जा सकती है। सामान्य वनस्पतियां घास चारे के रूप में पशुओं का और अन्न शाक के रूप में मनुष्यों का जीवन चलाती हैं, इसलिए उन्हें जीवनाधार कहा गया है। इससे एक कदम आगे बढ़कर जड़ी बूटियों की बात सामने आती है। खदानों में साधारणतया पत्थर कोयले ही निकलते हैं, पर कहीं कहीं उन्हीं में बहुमूल्य हीरा, पन्ना जैसे रत्न भी निकल आते हैं। यही बात वनस्पतियों के सुविस्तृत क्षेत्र में जड़ी बूटियों के संबंध में भी कही जा सकती है। वे अनेकानेक शारीरिक, मानसिक रोगों के निवारण में पूरी तरह समर्थ हैं। इतना ही नहीं, उनके सहारे शारीरिक बलिष्ठता, मानसिक प्रखरता भी उपलब्ध की जा सकती है। दीर्घायुष्य का लाभ मिल सकता है। उनके सहारे आत्मिक प्रगति का सुयोग भी बनता है। महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट जैसे दिव्यदर्शी ऋषियों ने अथक परिश्रम करके समस्त धरातल को खोजा और यह ढूंढ निकाला था कि किन वनौषधियों के क्या विशेष गुण हैं और उनसे मनुष्य का किस प्रकार हित साधन हो सकता है। अपने अनुसंधान, निष्कर्ष एवं अनुभव का सार उन्होंने आयुर्वेद ग्रंथों में विस्तार पूर्वक लिखा है। यह ऐसा विज्ञान है कि यदि उसे समझा और अपनाया जा सके तो स्वस्थता, अक्षुण्य बनाए रहने का मार्ग अति सरल हो सकता है। उनके सहारे रोगों से छुटकारा पाया और बलिष्ठ रहकर दीर्घायुष्य का लाभ उठाया जा सकता है। इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इन दिनों एलोपैथी द्वारा प्रतिपादित मारक औषधियों का प्रचलन चल पड़ा है। रोगों का कारण विषाणुओं को माना और उन्हें मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का शरसंधाना जाता है। इसका तात्कालिक लाभ तो यह होता है कि विषाणुओं को मारने से रोग का प्रकोप थम जाता है। इसके बदले भारी हानि यह होती है कि आरोग्य रक्षक रक्त कणों की सेना का भी उतना ही संहार होता है। शत्रु के साथ मित्र भी मरते हैं। आरोग्य रक्षा जिन स्वास्थ्य रक्षक जीवाणुओं पर निर्भर है, वे यदि मारक औषधियों द्वारा धराशायी बना दिए जाएं, तो फिर एक नया संकट यह खड़ा होता है कि रोग निरोध की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। किसी भी बीमारी को आक्रमण करने की खुली छूट मिल जाती है। यहाँ तक कि सर्दी गर्मी तक सहन नहीं होती और आए दिन लू लगने, जुकाम होने जैसी शिकायतें रहने लगती हैं। रक्षक जीवाणुओं का भी विनाश करने के मूल्य पर यदि एक बार एक रोग को मार भी लिया गया तो वह तनिक सा लाभ बहुत महंगा पड़ता है। रक्षक जीव कोशों का विनाश करके तत्काल जादुई लाभ दिखाने वाली चिकित्सा अंततः हानिकर ही सिद्ध होती है। इतने पर भी अदूरदर्शिता का समर्थन तत्काल लाभ को ही मिलता है। मारक औषधियों का प्रचलन दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है। फलतः एक रोग दूर होने से पहले ही नए अनेक रोगों का उद्भव आरंभ हो जाता है। जीवनी शक्ति घटने पर दुर्बलता पीछे पड़ जाती है और उसकी सहेली रुग्णता भी वेश बदलकर इर्द गिर्द मंडराती रहती है। तथा कथित आधुनिक सभ्यता के अनेकानेक अभिशापों में से एक यह भी है कि हमारा ध्यान जड़ी बूटियों की उपयोगिता पर से हट गया और उसके स्थान पर एंटीबायोटिक्स का, अल्कोहल सम्मिश्रणों का, तीखे इंजेक्शनों का प्रचलन चला। नशेबाजी को फैशन में सम्मिलित करके हमने कुछ पाया नहीं, खोया ही है। ठीक इसी प्रकार जड़ी बूटियों की उपेक्षा करके हमने स्वास्थ्य सुधारा नहीं, वरन उस क्षेत्र में संकट ही खड़ा किया है। यही वह अवलंबन है जिसे किसी समय हमारे पूर्वजों ने अपनाया था। वे निरोग, समर्थ और दीर्घजीवी रहते थे। इसी एक आधार पर रक्षक जीवकोशों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए रोगों को निरस्त किया जा सकता है।
जड़ी बूटियों की मुख्य विशेषता यह है कि वे जीवनी शक्ति बढ़ाती हैं। उस बढ़ी हुई समर्थता के सामने विषाणु टिकते नहीं और सहज ही खदेड़ दिए जाते हैं। इस आधार पर बढ़ाई गई जीवनी शक्ति भविष्य के लिए भी आरोग्य रक्षा की किलेबंदी सुदृढ़ करती है। फलतः चिकित्सा के साथ साथ समर्थता अभिवर्धन का उपाय उपचार भी बन पड़ता है। जड़ी बूटियां जीवनी शक्ति बढ़ाती हैं। यदि उन्हें शास्त्रीय अनुसंधानों प्रतिपादनों के आधार पर अपनाया जाए तो माँ के दूध की तरह वह हित साधन ही करती हैं। अनिष्ट की संभावना उनमें है नहीं। यूं कोई जानबूझकर विष निगले तो बात दूसरी है। जड़ी बूटियों में से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण होती हैं जिन्हें संजीवनी कहा जा सके। लक्ष्मण जी की मेघनाद के शक्तिबाण से अर्धमृत जैसी स्थिति हो गई थी। स्थिति की गंभीरता देखकर रामचंद्र जी विलाप करने लगे थे। सुषेण वैद्य को बुलाया गया। उनने हिमालय से एक दिव्य बूटी मंगाने को कहा। हनुमान लाए और उपचार से लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए। ऐसे ही अन्य प्रसंग भी हैं। वो वृद्ध च्यवन ऋषि जर्जर शरीर थे। दुर्भाग्य से उनकी आंखें भी चली गईं। उपचार के लिए अश्विनी कुमार वैद्य आए। उनने जड़ी बूटी उपचार किया। फलतः उनकी नेत्र ज्योति ही नहीं, जवानी भी लौट आई। योग का सही नुस्खा तो उपलब्ध नहीं, पर किंवदंती के आधार पर उसी घटना का बखान करते हुए च्यवन प्राणावलेह अभी भी बाजार में बिकता है। राजा दशरथ के संतान न थी। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ के साथ दिव्य चय बनाया था। रानियां उस खीर को खाकर गर्भवती हुई थीं। चय दिव्य औषधियों के संयोग से बना था। कल्प चिकित्सा के नाम से आयुर्वेद में एक विशिष्ट उपचार पद्धति का वर्णन है। राजा ययाति जैसे वयोवृद्धों को उसी आधार पर तरुण बनाया गया था। ऋषियों के आश्चर्यजनक लंबे जीवन का वर्णन मिलता है। इनमें उनकी सेवा साधना तो प्रधान थी ही, दिव्य जड़ी बूटियों का उपयोग भी सम्मिलित था। सर्प और नेवले की लड़ाई के संबंध में कहा जाता है कि सर्प दंश से आहत होने पर नेवला एक विशेष जड़ी को खाने दौड़ता है और उससे नई शक्ति पाकर सांप पर नया आक्रमण करता है। नेवले को जीत का कारण सर्प की तुलना में उसकी समर्थता नहीं, वरन औषधि भिज्ञता ही चमत्कार दिखाती है। इन दिनों जड़ी बूटी का महत्व उपयोग ही नहीं, ज्ञान तक आंख से ओझल होता चला जा रहा है। एक जैसी शक्ल वाली वनस्पतियों को किसी के नाम पर किसी को उखाड़ा, बेचा और खरीदा जाता है। पंसारियों की दुकानों पर वे वर्षों पुरानी रखी रहती हैं और पहचान सही न होने से एक के स्थान पर दूसरी थमा दी जाती हैं। वनस्पतियां एक वर्ष में गुणहीन हो जाती हैं। होना यह चाहिए कि अवधि समाप्त होने पर गुणहीन हुई वनौषधियों को नष्ट कर दिया जाए। अंग्रेजी दवाओं में यह ईमानदारी अभी भी पाई जाती है कि अवधि समाप्त होने पर उन्हें फेंक दिया जाता है, पर जड़ी बूटियां तो 20-30 वर्ष तक भी यथावत बिकती रहती हैं। गुणहीन होने पर उन्हें फेंक देने की अभी तक कहीं भी व्यवस्था नहीं हो सकी। यही कारण है कि उनका लाभ वैसा नहीं मिलता जैसा कि मिलना चाहिए था। आवश्यकता यह समझी गई कि जड़ी बूटी विज्ञान को पुनर्जीवित किया जाए। आयुर्वेद 5वां वेद है। इसे अथर्ववेद की व्याख्या विवेचना कहा जाता है। वेदों के उद्धार का प्रयास सर्वप्रथम यहीं से आरंभ होना चाहिए। आयुर्वेद में मात्र जड़ी बूटियों का उपयोग उपचार है। रस भस्मों का प्रचलन तो बाद का भी है और बाहर से आया हुआ भी। देव संस्कृति की पुरातन परंपराओं को नवजीवन प्रदान करने के संदर्भ में शांति कुंज द्वारा महत्वपूर्ण सभी जड़ी बूटियों का शोध कार्य नए सिरे से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए आश्रम की भूमि में दुर्लभ वनौषधियां दूर दूर से विशेषतया हिमालय क्षेत्र से खोज खोज कर लाई लगाई गई हैं। इन सभी का रासायनिक विश्लेषण करने के लिए एक सर्वांगपूर्ण प्रयोगशाला बनाई गई है, जिससे हर जड़ी बूटी के असली नकली होने का, उसमें रहने वाले पदार्थों तथा गुणों का वर्गीकरण विश्लेषण हो सके। इस आधार पर यह संभव होगा कि वैज्ञानिक क्षेत्रों को भी जड़ी बूटियों की गुण गरिमा और प्रभाव क्षमता से परिचित प्रभावित किया जा सके। अगले दिनों विचार यह है कि मिशन द्वारा विनिर्मित 2400 प्रज्ञापीठों में ऐसे ही जड़ी बूटी उद्यान लगाए जाएं और हर क्षेत्र में चिकित्सा एवं जीवन शक्ति अभिवर्धन के साधन सुलभ कराए जाएं। जड़ी बूटियों में से ऐसे भी अनेक हैं जो मानसिक विशिष्टताएं बढ़ाने के काम आती हैं और आत्मिक प्रगति में सहायता करती हैं। जो ऐसी हैं उनका बूटी कल्प शांति कुंज के साधना सत्रों में आने वालों को कराया जाता है। इससे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को प्रखर परिष्कृत करने में सफलता भी बहुत मिलती है।
किस रोग में किसे किस जड़ी बूटी का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसका परामर्श शांति कुंज के कुशल चिकित्सक देते रहते हैं। उनका निःशुल्क मार्गदर्शन हर किसी को सदा उपलब्ध रहता है। कई शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति भी इन शुद्ध और सशक्त वनौषधियों को शांति कुंज से ले जाते हैं और उनका चमत्कारी सत्परिणाम देखकर अन्यों को भी इनका लाभ लेने के लिए परामर्श देते हैं। कईयों ने तो अपने अपने क्षेत्र में इनका उत्पादन योजनाबद्ध रूप से आरंभ भी किया है। यह स्वास्थ्य संरक्षण अभिवर्धन की दृष्टि से उज्जवल भविष्य का शुभ लक्षण है। शांति कुंज की जड़ी बूटी प्रयोगशाला ने एक औषधि विज्ञान की पुरातन मान्यता को नए सिरे से बल दिया है। एक समय में एक ही वनस्पति सेवन किया जाए, एक साथ कईयों को न मिलाया जाए। कईयों के परस्पर मिला देने से उनमें से प्रत्येक का निजी गुण सीमित हो जाता है। सम्मिश्रण से कुछ का कुछ बन जाता है। यह सोचना सही नहीं है कि एक कईयों के मिलाने से उन सबके गुण यथावत बने रहेंगे। सच तो यह है कि सम्मिश्रण के सभी घटक अपनी निजी विशेषता गंवा बैठते हैं और एक नई अप्रत्याशित प्रतिक्रिया खड़ी करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुरातन आयुर्वेद जन्मदाताओं की तरह शांति कुंज ने भी इस बात पर जोर दिया है कि एक समय में एक ही वनौषधि का उपयोग किया जाए। उनमें से प्रत्येक अपने अपने प्रयोजन के लिए पूर्णतया समर्थ है। एक समय में एक अन्न या एक शाक खाने का सिद्धांत भी इसी प्रकार सही है। कल्प साधना सत्रों के साधकों को यही कराया जाता है। वे चावल, दलिया आदि एक वस्तु लेते हैं, मात्र मूंग की दाल का उपयोग करने भर की छूट रहती है। साधकों को बूटी कल्प कराया जाता है, उसमें भी एक ही वनौषधि का निर्धारित अवधि तक प्रयोग होता रहता है। इन प्रयोगों के सभी ने उत्साहवर्धक परिणाम देखे हैं। यज्ञोपचार में जड़ी बूटियों की हवन सामग्री का ही उपयोग होता है। शांति कुंज में यज्ञ विज्ञान की नई शोध चल रही है। उस उपचार की उपयोगिता पर वैज्ञानिक आधार पर नया अनुसंधान अन्वेषण किया गया है। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक परिष्कार के लिए जिन वनौषधियों को उपयोगी पाया गया है, उनका अग्निहोत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ठोस और द्रव की अपेक्षा वायुभूत पदार्थ अधिक सशक्त व्यापक होता है। वह रक्त मांस तक सीमित न रहकर जीव कोशों, ज्ञान तंतुओं, जैव रसायनों, हार्मोनों की गहराई तक चला जाता है। इस आधार पर अग्निहोत्र की क्षमता अधिकाधिक स्पष्ट होती चली जा रही है। इस संदर्भ में नया प्रयोग यह हुआ है कि हल पदार्थों की धूप बनाकर उसे कमरे में जलाया और लाभ उठाया जाए। यह प्रयोग भी अग्निहोत्र का ही एक छोटा स्वरूप सिद्ध हुआ है। उससे न केवल स्वास्थ्य रक्षा में सहायता मिली है, वरन मानसिक विकास एवं आत्म परिष्कार में भी यह प्रयोग उपयोगी सिद्ध हुआ है। धूप का देव पूजन में प्रयोग होता रहा है, यह अकारण नहीं है। इस प्रक्रिया को अधिक व्यापक एवं लोकोपयोगी बनाया जा रहा है। अग्निहोत्र प्रयोग के लिए जड़ी बूटियों के उपयोग की पद्धति को पूर्व काल की भांति अब फिर से प्रयोग में लाया जा रहा है। यह भी शांति कुंज का जड़ी बूटी परक विशिष्ट अनुसंधान है। इन प्रयोगों के आधार पर आशा की गई है कि आयुर्वेद को पुनः विश्वव्यापी मान्यता मिलेगी। विज्ञान की परीक्षण कसौटी पर वह खरा उतरेगा। चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि ऋषियों के महान प्रयास पर छाए हुए कुहासे को हटाने वाला नया प्रभात उदय होगा।